हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा शोध अभिकल्प का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए अन्वेषणात्मक शोध, ऑप्शन बी विवरणात्मक शोध, ऑप्शन सी अंतर्वस्तु विश्लेषण या ऑप्शन डी प्रायोगिक शोध। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी अंतर्वस्तु विश्लेषण। ये शोध अभिकल्प का प्रकार नहीं है। तो आइए जानते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या होता है। जैसे कि अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का विकास 1926 ईस्वी में पत्रकारिता की प्रेरणा से हुआ था। इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो श्री मैल्कोम विल्वी ने किया। ठीक है। उसके बाद 1930 ईस्वी में श्री वुडलैंड ने एक अध्ययन किया जिसका नाम था फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर। इसके अंतर्गत इन्होंने अंतर्वस्तु विश्लेषण शीर्षक को लाया तथा ये जो अंतर्वस्तु विश्लेषण है इसे सामग्री विश्लेषण अथवा विषय विश्लेषण पद्धति भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का द्वितीयक सामग्री विशेष रूप से लिखित सामग्री से सूचनाओं अथवा तत्वों का संकलन करने की एक प्रविधि है तथा स्पष्ट है कि अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति किसी विषय के अध्ययन की वह विधि है जिसके माध्यम से क्रमबद्ध वस्तुनिष्ठ एवं प्रमाणात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। या ये कह सकते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि उस सामग्री का विश्लेषण है जिसे पाठक या श्रोता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। जैसे कि आपका दिया है अन्वेषणात्मक शोध ऑप्शन ए में, तो ये अन्वेषणात्मक शोध जो है इसे निरूपणात्मक शोध भी कहा जा सकता है। इसमें जब किसी शोध कार्य का जो उद्देश्य होता है किसी सामाजिक घटना में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है तो उसे ही हम अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना कहेंगे। वहीं बात की जाए विवरणात्मक शोध क्या होता है, तो ये वह अनुसंधान है जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन अथवा विश्लेषण किया जाता है। और जो ये प्रायोगिक शोध है इसको जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने एकल चर के नियम भी बोला है तथा इसमें जो है एक स्वतंत्र चर होता है, एक आश्रित चर होता है। इनके मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है और एक संतुष्ट स्थिति में इसे प्रयोगात्मक शोध कहेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और अगर फ्रेंड्स आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध को कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वेक्षण शोध, ऑप्शन बी प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन सी मूल्यांकन शोध या ऑप्शन डी विवरणात्मक शोध। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयोगात्मक शोध, जो कि एक नियंत्रित स्थिति में संचालित शोध है। आइए जानते हैं प्रयोगात्मक शोध क्या होता है। जैसे कि प्रयोगात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। पहले तो यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण है तो उसका प्रभाव होगा। यह स्थिति आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। दूसरा हमें यह सिद्ध करना होता है कि यदि कारण नहीं है तो प्रभाव भी नहीं होगा। यदि वही कारण ना हो फिर भी प्रभाव हो तो इसका अर्थ हुआ कि प्रभाव का वह कारण नहीं है जो हम अपेक्षा कर रहे हैं। प्रयोगात्मक अनुसंधान में कारण की उपस्थिति प्रभाव को दर्शाती है और कारण के अनुपस्थिति प्रभाव को नहीं दिखाती। इन्हीं दो स्थितियों को संतुष्ट करने के बाद हम सही कार्य कारण संबंध को स्थापित कर पाते हैं। तो जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है इसमें कहा गया कि अगर कोई कारण होगा तो उसका ही प्रभाव दिखेगा, अगर कोई कारण नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। ये एक नियंत्रित रूप में कार्य किया जाता है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि जो है इसको जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके हैं, एकल चर का नियम पे आधारित किया है। और इसमें एक जो कि स्वतंत्र चर होता है और एक आश्रित चर होता है। इनके जो मध्य होता है कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रजनन की निम्नलिखित मापों में से किस एक की गणना एक जनगणना के केवल आयु और लिंग के आंकड़ों से की जाती है। ऑप्शन ए आयु विशिष्ट प्रजनन दर, ऑप्शन बी अशोधित जन्म दर, ऑप्शन सी समग्र प्रजनन दर या ऑप्शन डी बाल महिला अनुपात।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयु विशिष्ट प्रजनन दर में केवल आयु और लिंग, आयु के अनुसार लिंग के आंकड़ों की जांच की जाती है। आइए जानते हैं आयु विशिष्ट प्रजनन दर, आशोधित जन्म दर और समग्र प्रजनन दर क्या होता है। जैसे कि विशिष्ट आयु प्रजनन दर, इसमें विशेष आयु समूहों में आमतौर पर 15 से लेकर 19 तक और 20 से 24 के जो आयु के बीच में महिलाएं आती हैं, उसमें 1000 महिलाओं में जीवित जन्म की वार्षिक संख्या को विशिष्ट आयु प्रजनन दर कहते हैं। वहीं बात की जाए आशोधित जन्म दर की, इसमें प्रति 1000 लोगों में जीवित जन्म की वार्षिक संख्या होती है। वहीं बात की जाए कुल प्रजनन दर की, तो अपना प्रजनन जीवन पूरा करने वाली प्रति महिला पर जीवित जन्म की संख्या, मतलब उनका जो प्रजनन काल होता है, जैसे ये 9 महीने होता है, तो उस पर जीवित जन्मों की जो संख्या होगी, यदि प्रत्येक उम्र पर उसका प्रसव वर्तमान आयु विशिष्ट प्रजनन दर को परिलक्षित करता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। महिला अधिकारिता वर्ष मनाया गया है। ऑप्शन ए वर्ष सन 2002, ऑप्शन बी वर्ष सन 2001, ऑप्शन सी वर्ष सन 2003 या ऑप्शन डी वर्ष सन 2005। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष सन 2001 में महिला अधिकारिता वर्ष मनाया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक जननांकिकी में कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए घनत्व वितरण, ऑप्शन बी किस प्रकार के बच्चे पैदा हों, ऑप्शन सी विवाह घर या ऑप्शन डी जनसंख्या का आकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, किस प्रकार के बच्चे पैदा हों, ये सामाजिक जननांकिकी में शामिल नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं जननांकिकी क्या होती है या सामाजिक जननांकिकी क्या होती है। जैसे कि जननांकिकी जनसंख्या शास्त्र का अर्थ है, जननांकिकी को अंग्रेजी भाषा में डेमोग्राफी बोलते हैं, जिसमें पहला शब्द डेमास और दूसरा शब्द ग्राफी है। पहले शब्द का तात्पर्य जनसंख्या होगा और दूसरे शब्द का अर्थ विवरण देने वाला विज्ञान होगा। इस प्रकार शाब्दिक रूप से डेमोग्राफी वह विज्ञान है जो एक विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। वहीं जननांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1855 ईस्वी में गुइलॉर्ड ने किया, किंतु विधिवत रूप से अगर बात की जाए तो जॉन ग्रांट ने 1822 ईस्वी में जननांकिकी के अध्ययन का शुभारंभ किया, परंतु इसे एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का श्रेय थॉमस रॉबर्ट माल्थस को जाता है। तो अगर बात की जाएगी केवल जननांकिकी के सर्वप्रथम प्रयोग की, तो 1855 ईस्वी में गुइलॉर्ड ने किया। अगर विधिवत रूप से बात की जाएगी तो जॉन ग्रांट आएंगे, और अगर सामाजिक विज्ञान के रूप में मतलब जिसे सामाजिक जननांकिकी बोलेंगे तो रॉबर्ट माल्थस ने किया। अतः माल्थस को जननांकिकी का पिता माना जाता है। तो बात की जाएगी जननांकिकी के पिता किसे माना जाता है, तो वो माल्थस को माना जाता है। जनसंख्या समाज का अनिवार्य भाग है। जनसंख्या के कम या अधिक या असंतुलित होने का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। लोगों के जीवन निर्वाह के उपक्रम, उनकी जीवन शैली, संबंधों का स्वरूप, परिवर्तन आदि अनेक सामाजिक कारण जनसंख्या में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसीलिए जनसंख्या शास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में जोड़ा गया, इसीलिए इसे एक सामाजिक जननांकिकी भी कहा गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कथन 1, समपोषणीय विकास में अपने विकास के साथ आने वाली लोगों हेतु संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। कारण सेकंड दिया गया है कि मानव विकास व्यापक रूप से मानव कल्याण से जुड़ी हुई अवधारणा है। अब यहाँ पे निष्कर्ष दिया गया है, ऑप्शन ए कथन 1 सही है, ऑप्शन बी कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन दोनों सही हैं या ऑप्शन डी दोनों ही कथन गलत हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि समपोषणीय विकास में विकास के साथ साथ आने वाले लोगों के हेतु संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, और जो मानव विकास के व्यापक रूप से मानव कल्याण से जुड़ी होती है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। जैसे कि समपोषणीय विकास जो होता है वो मानव विकास की प्रक्रिया होती है, जिसमें जो पर्यावरण का निम्नीकरण किए बिना प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, साथ ही भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके उपयोग पर बल दिया जाता है। तो ये जो संपोषणीय विकास है, इसमें हम जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो इस तरह से यूज़ करेंगे कि आगे अपनी आने वाली भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए भी सुरक्षित रख सकें, तथा इसे मानव कल्याण के साथ जोड़ा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वर्ग संरचना के संदर्भ में डैनियल बेल का अच्छे सिद्धांत क्या है। ऑप्शन ए शैक्षिक अभिजन की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी व्यावसायिक व तकनीकी पेशों की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्ति या ऑप्शन डी राजनीतिक अभिजन की सर्वोच्चता। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी
व्यावसायिक तथा तकनीकी पेशों की सर्वोच्चता को वर्ग संरचना में डैनियल बेस ने अच्छे सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 3 मई 1989, ऑप्शन बी 3 मई 1967, ऑप्शन सी 3 मई 1947 या ऑप्शन डी 3 मई 1927। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 संप्रदाय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आइए जानते हैं ये 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं। कि समाजशास्त्र के क्षेत्र के विषय में विद्वानों में भिन्न भिन्न मत थे और इसी आधार पर समाजशास्त्र को भी 2 संप्रदायों में बांटा गया, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। तो ये जो आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय है इसे विशिष्टात्मक संप्रदाय, विशेषात्मक संप्रदाय या जर्मन औपचारिक संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अनुसार समाजशास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान है और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो जॉर्ज सिमेल हैं। वहीं बात की जाए अगर समन्वयात्मक संप्रदाय की, तो इस संप्रदाय के जो लोग थे वो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने की अपेक्षा एक सामान्य विज्ञान बनाने पर बल देते थे तथा इस संप्रदाय के प्रतिपादक सोरोकिन है और इसके लिए इन्होंने सोरोकिन ने एक सूत्र भी दिया है n+1। तो ये आपका समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित सूत्र जो कि सोरोकिन ने दिया। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं? 1 द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू, 2 यूटोपिया हॉब्स, 3 द प्रिंस मैकियावेली या 4 द न्यू साइंसेस रूसो। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो कूट आपके दिए गए हैं ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 3 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4 या ऑप्शन डी केवल 1। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 3 जो कि इस द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू ने दिया है और द प्रिंस मैकियावेली ने दिया है, यह आपका सही होगा। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं जो कि ये बुक्स हैं आपकी या निबंध हैं, जैसे कि द स्पिरिट ऑफ लॉज जिसे हिंदी में कानून की आत्मकथा बोलेंगे, ये एक निबंध है। ये 1748 ईस्वी में छपा जो कि यूरोप में काफ़ी प्रचलित रहा और इसमें उस समय के व्यवहार व स्वतंत्र राजतंत्र की सत्ता का विभाजन का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने शक्ति को 3 प्रमुख अंग बताए हैं जिसमें इसे एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका। और उस समय इंग्लैंड के संवैधानिक राजतंत्र को एक आदर्श बताया क्योंकि वहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता थी। वहीं बात की जाए यूटोपिया की, तो यूटोपिया जो शब्द है ये एक आदर्श समुदाय या समाज के लिए प्रयोग किया जाता है जो 1516 ईस्वी में सर थॉमस बोर द्वारा लिखी गई पुस्तक ऑफ द बेस्ट स्टेट ऑफ अ रिपब्लिक एंड ऑफ द न्यू आइलैंड यूटोपिया से लिया गया है। तो अगर आपका ये पूछ लिया जाए कि यूटोपिया का अर्थ क्या होता है तो वो आपका आदर्श समुदाय या समाज होगा, ठीक है। और ये जो बुक में यूटोपिया शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें जो था अटलांटिक महासागर के एक काल्पनिक टापू के एक बिल्कुल उत्कृष्ट लगने वाले सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी तंत्र का वर्णन किया गया है। वहीं बात की जाए द प्रिंस की, तो ये इटली के नौकरशाह व राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली की राजनीतिक कृति है। वहीं बात की जाए द न्यू साइंस की, तो ये गैम्बिस्टा विको का एक प्रमुख कार्य है। पहली बार 1725 ईस्वी में छोटी सफलता के लिए प्रकाशित किया गया था, लेकिन इतिहास, समाजशास्त्र या नर विज्ञान दर्शन में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रभावशाली भी माना गया। प्लीज़ आपको अगर पसंद आ रही हो हमारी मेहनत तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।